नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं बात करने वाला हूँ आज आपसे ब्रेन ट्यूमर के कैंसर के बारे में। मतलब यूँ सिंपली ब्रेन ट्यूमर कहते ही कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कैंसर हो गया। यानी कि ट्यूमर बिनाइन भी हो सकता, यानी कि नॉन कैंसरस हो सकता और कैंसरस भी हो सकता। तो ज़्यादातर अभी तक जो MCIR के जो आंकड़े हैं या हमारे नवग्रह आश्रम का जो सर्वेक्षण है या जो जानकारियां विश्व स्तर पर जो मौजूद है, उन जानकारियों को मद्देनजर रखते हुए ब्रेन में जो ट्यूमर बनता है वो 50-50% चांस होता है। मतलब 50% बिनाइन ट्यूमर बनता है, एक सामान्य गांठ होती है, एक सामान्य एक ट्यूमर बनता है, एक ग्रंथि बन जाती है और वो बहुत स्लो स्पीड से आगे बढ़ती है और वो कैंसरस होती नहीं है। तो उससे आपको छोटे मोटे दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस है वो होते हैं, परंतु वो कैंसर नहीं होता है। अब बात करते हैं अपन कैंसरस जो ट्यूमर है उस पर। जो कैंसरस ट्यूमर होता है वो ट्यूमर एक्चुअली करीब करीब 90% जो केसेज होते हैं उनमें ये एग्रेसिव होता है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ने वाला होता है। और खास तौर से जब इसकी सर्जरी कर दी जाए, अगर आपका जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उसमें अगर सर्जरी कर दी जाती है, उसको काट दिया जाता है एक बार, तो फिर दोबारा वो बहुत तेजी से बढ़ता है। तो मेरी व्यक्तिगत राय मैं आपको बता रहा हूँ एक चिकित्सक की दृष्टि से, क्योंकि मेरा पिछले 10 वर्षों से कैंसर चिकित्सा में जो अनुभव है वो निसंदेह मतलब बहुत गहरा अनुभव है और बहुत मेहनत का अनुभव है। तो उस अनुभव के आधार पर मैं आपको ये कहता हूँ कि जब तक रोगी की दिनचर्या बिल्कुल हॉल्ट ऑफ नहीं हो जाए, मतलब वो खाट ना पकड़ ले और खाट पकड़ के भी वो मतलब बिल्कुल बेहोशी जैसी अवस्था हो जाए, उस स्थिति में अगर आप चाहें तो सर्जरी करवाएं। बाकी मैं 99% पेशेंटों को बिल्कुल ये साफ तौर से सलाह दे रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से भी दे रहा हूँ, मेरी जो कैंसर क्लास होती है उसमें भी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो 10 वर्षों का जो अनुभव है और प्रति माह 10,000 रोगियों का मतलब आना नवग्रह आश्रम पर, तो ये एक बहुत बड़ा फिगर होता है। तो इतने अनुभव के बाद में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको सर्जरी से बचना है, क्योंकि बहुत सारे केसेज में जो हमने रिपोर्ट्स देखी कंपैरेटिवली, क्योंकि वो पुरानी रिपोर्ट लेके आए तो उसमें नॉन एग्रेसिव लिख रखा, फिर भी घर वालों ने डर के उसका सर्जरी करवा दी और उसके बाद में जो वापस MRI जो हुई या CT स्कैन जो वो लोग लेके आए तो उसमें वो मतलब वो पाया गया, एग्रेसिव पाया गया। तो पहले नॉन एग्रेसिव था, आपने सर्जरी करवा ली, वो एग्रेसिव हो गया। तो ये मतलब इससे आप 100% आपको अपना मन मजबूत करना है। और जब तक पेशेंट अपनी सामान्य दिनचर्या का निर्वहन करता है, जब तक आपको सर्जरी के चक्कर में नहीं पड़ना। पहला निर्देश तो मेरा ये हो गया। दूसरा, ब्रेन ट्यूमर पेशेंट को जितना हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा, वो जितना प्रसन्न रहेगा, खेलेगा कूदेगा, लोगों से मिलेगा जुलेगा, संगीत सुनेगा, क्लासिकल संगीत सुनेगा, नृत्य करेगा खुद या नृत्य देखेगा, या अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला सिनेमा देखेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले थिएटर देखेगा, नाटक देखेगा, मतलब चित्रकला में अगर उसका रुचि है तो वो चित्रकला करे, संगीत में रुचि तो वो संगीत में मतलब मुलविस रहे, उसमें इन्वॉल्व रहे, तो उसका जो कैंसर है वो कंपैरेटिवली दूसरे पेशेंटों के इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने वाले पेशेंटों को अधिक लाभ होता है। मतलब इस मामले में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और कई ऐसे सर्वे हैं, कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो इस बात को प्रूव करती है कि ब्रेन ट्यूमर का जो पेशेंट है वो अगर अपने आप को बहुत हेल्दी महसूस करता है, अपने आप को बहुत बिजी महसूस करता है, अपने आप को बहुत पॉजिटिव वातावरण में अगर अपने आप को महसूस करता है, तो निस्संदेह उसको बहुत लाभ होता है और उसका जो ब्रेन ट्यूमर है वो बहुत जल्दी मतलब ठीक होता है। अब एक चीज मैं ब्रेन ट्यूमर के मामले में आपको बता देता हूं कि लक्षण क्या हो सकते हैं ब्रेन ट्यूमर के। सबसे पहले आपको लगातार सिर में दर्द रहना, थोड़ा सा चलते ही चक्कर आना लग जाना, पर्टिकुलर एक हाथ में या एक पैर में या शरीर के एक हिस्से में आपको बहुत ज्यादा झुंझुनाहट महसूस होना, या उसका जो एक्टिविटीज है उसमें समस्या आना, मतलब हाथ को जैसे उठाने में आपको समस्या आने लग जाए, पैर को उठाने में समस्या आने लग जाए, दूसरी मतलब राइट और लेफ्ट दोनों साइड में
एक कॉम्बिनेशन गड़बड़ होने लग जाए, या नींद ठीक से नहीं आए, या आपको कभी कभी दौरे पड़ने लग जाए, फिट्स आने लग जाए, आप अचानक आपका मेमोरी लॉस होने लग जाए, आपका विजन कमजोर होने लग जाए, आपका हियरिंग जो सुनने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाए, ये सब जो लक्षण जब आपको दिखाई देते हैं, तो ये सभी लक्षण अगर मान लो 2 सप्ताह या 3, अधिकतम 3 सप्ताह से अधिक, अगर 21 दिन से ज्यादा अगर इस प्रकार के सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, तो फिर तुरंत ऐसी स्थिति में आपको मतलब श्री नवग्रह आश्रम आ जाना चाहिए, यहाँ से औषधि लेनी चाहिए, और आपको अपना ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम 9-10 महीने में बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ किसी प्रकार का इस मामले में कोई संशय नहीं कि जितने अधिक मात्रा में गौग्रत लोगे, देसी गाय का घी जो बिलोया हुआ, दही जमा के और उसको फिर दही से बिलो के और उसमें से मक्खन निकाल के फिर उसको गर्म करके, और अब ये जो इसका जो घी बनाते हैं ना, वो घी नहीं होता जो आप सीधी मलाई इकट्ठी करके मलाई को गर्म कर लिया घी बन गया, नहीं, वो फैट है, वो घी नहीं है। जो A2 जो प्रोडक्ट है देसी गाय का, वो A2 प्रोडक्ट आपको छाछ जमा के बिलो के मक्खन निकाल के जो होता है वो। ओके, चलिए नंबर 2 गाय का हो गया। जितना अधिक घी आप काम में लोगे, जितना छाछ लोगे, दही लोगे, उतना आपका कैंसर जल्दी ठीक। नंबर 3, आप जितनी अधिक हरी सब्जियां इस्तेमाल करो, जितना अधिक फलों का जूस पियोगे, उतना जल्दी ठीक होगा। परंतु इसका समय है, आपको जूस पीना है सुबह, दोपहर तक जूस, और दोपहर के बाद में सूप। अपन उल्टा करते हैं बहुत सारे लोग। अब जैसे आयुर्वेद का नियम क्या, सुबह पहले आपको छाछ पीनी चाहिए, दोपहर को दही खाना चाहिए, और रात को दूध पीना चाहिए। ठीक, सुबह 9 बजे छाछ पी सकते हैं? 9 छाछ का समय 10 बजे तक आराम से पी सकते हैं, और 10 से दिन में 2 बजे तक दही, और 2 बजे बाद में सूप। मतलब 2 बजे बाद में गर्म चीजें आ जाती है। सीधा सीधा ये होता है कि मतलब उसका जो नियम है वो आपको सूप थोड़ा गर्म होगा, या जो काढ़ा लेते हैं अपन तो वो वैसा होता है। जैसे आपको ये हरे पत्तों का जो जूस है वो सुबह 5 बजे ले लेना, और दिन में 2 बजे और ले लेना, जो आपके पर्चे में लिखा हुआ है। देखो दादा, प्रकृति तो ये कहती है कि फल को सीधा खाना ज्यादा अच्छा होता है, उसमें फाइबर मिल जाता है, ठीक है। परंतु कैंसर पेशेंट के लिए मिक्स करके लेना ज्यादा ठीक है, क्योंकि वो मिक्स करके भी दुनिया के पानी से पानी भी मिला हो आप, तो भी उसमें कोई ना कोई माइनर रिएक्शन होता है। मतलब ये प्रकृति का एक नियम है, आप दूध से दूध को भी मिलाओ तो कोई ना कोई उसमें अच्छी चीज होती है, ये मतलब ऐसा प्रकृति मानती है। तो कैंसर पेशेंट के लिए तो जूस ज्यादा ठीक है। और फल तो खाओ ना, फल में तो कौन माउथ कैंसर वाले नहीं ले सकते, मान लो नहीं खा सकते, तो वो जूस ले, और बाकी खा सकते उतना खाए भी और जूस भी पिए। दौड़ेगा क्यों नहीं चलेगा? टमाटर तो अपने आप में, टमाटर का जो देसी टमाटर अगर आपको मिल जाए जिसपे वो फूल चिपका हुआ रहे, देसी टमाटर की पहचान क्या है? वो जो फूल आता है, हाँ, वो उस पर चिपका हुआ, हाँ, तो वो मिल जाए तो उसमें तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। मेरी जो किताब है आयुष्मान भव, एलोपैथी में आज की तारीख में पूरी दुनिया में केवल 150 सॉल्ट है, और एंटीबायोटिक में तो केवल 2 एंटीबायोटिक काम कर रहे हैं, बाकी सब एंटीबायोटिक फेल है। पूरी दुनिया में सब एंटीबायोटिक फेल हो चुके हैं। आदमी के शरीर की वो इतनी ऐसी कैपेसिटी हो गई कि वो उसको मान ही नहीं रहा, मतलब वो औषधि काम नहीं करी। जैसे आपने पहले सुना होगा बीकासूल, पेनिसिलिन, इस तरीके के, वो सब बंद हो गई, और केवल 2, मुश्किल से 2-3 एंटीबायोटिक बचे जिसमें 2 काम कर रहा है, बाकी सब दुकान बंद है। और हो सकता है कि शायद 1 साल बाद में कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करे। तो आयुर्वेद का तो अपना एक सिस्टम है। अब आयुर्वेद का एंटीबायोटिक क्या है? करक्यूमिन है आपका, आप हल्दी ले रहे हो, आपका कैंसर ठीक हो रहा है। आप ये जो सदास्वागिन ले रहे हो, जिसको 12 मासी कहते हैं अपन, या अब ये विनकारोजिया, अब इसके अंदर विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन है, जो आपको ब्लड कैंसर में आपको इसके लिए देते हैं डॉक्टर, कीमो के लिए। अब ये नेचुरल फॉर्म में ले ना आप, वो तो केमिकल फॉर्म में, वो तो बाल भी उड़ा देगा, वो भी कर देगा, और ये सब जगह मिलती है।
और वो 54,000 का एक इंजेक्शन है, और ये और आप ले जाओ तो मैं 54 पैसे और दे दूं आपको। हाँ, मतलब कहने का मतलब नॉन मॉनिटरी इनपुट है। मतलब आप क्यों ठगा रहे हो? मतलब ज्ञान किसके बाप का? तो ये चीजें भी मेरी उस आयुष्मान भव में है, तो वो आप ले, मतलब वो किताब पढ़े आप जरूर, और बहुत प्यारी किताब है। मतलब आप 250 रुपए देके, मैं ऐसा सोच रहा हूँ शायद आप 2.5 लाख रुपए ले का मतलब फायदा ले रहे, नो डाउट ऐसी किताब है। चलिए, नंबर 4, आप में आत्मविश्वास कितना है? आपने कभी सोचा क्या, ये जो पुलिस है, ये आर्मी है, या कोई गुंडा है, आतंकवादी है, या कोई वो गैंगस्टर है, जब ये मुठभेड़ होती है ना आपस में, एनकाउंटर बोलते हैं जिसको, ये गोली क्यों मारते हैं सामने वाले को? ऐसा कभी सोचा आपने? वो गोली क्यों मारते हैं सामने वाले को? क्यों? भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, तो अपना सैनिक उस पाकिस्तान वाले को गोली क्यों मार रहा, या पाकिस्तान वाला अपने सैनिक को गोली क्यों मार रहा, या दो आतंकवादी लड़ रहे हैं गैंगस्टर, वो एक दूसरे को गोली क्यों मार रहे हैं? कभी सोचा आपने? दुश्मन है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। दुश्मन नहीं होता। इसके पीछे लॉजिक ये कि वो मुझे मार दे, वो मुझे मार दे, तो इससे पहले कि मैं उसको मार दूं। सेम कैंसर में ये थ्योरी काम करती है कि कैंसर आपको मार दे, उससे पहले आप कैंसर को मार दो। हाँ, बिल्कुल, ये रियल थ्योरी है। कैंसर आपका तिया पांचा कर दे, उससे पहले आप कैंसर को 9-2-11 कर दो। अब आप कैसे करना? ये होगा आपका कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर आत्मविश्वास कितना। हिम्मत मर्दा और मदद खुदा, बादशाह की बेटी फटली से निकाल। मतलब ये लॉजिक आपके दिमाग में होना चाहिए। तो हिम्मत करोगे तो सब कुछ चीजें हो जाएगी। हिम्मत क्या करनी? पहाड़ उठाना है क्या? ट्रक खाली करनी है क्या? पुताई करनी है क्या? क्या हिम्मत करनी? पॉजिटिव थॉट हमेशा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे ठीक होना है, ये लाखों लोग जो ठीक हुए, मुझे भी होना है। मित्रों, ये एलोपैथी में मतलब कैंसर चिकित्सा के क्या क्या चरण होते हैं, मतलब कितना क्या क्या विधियां मतलब वो इस्तेमाल करते हैं। तो एलोपैथी यानी कि जिससे हम सामान्य भाषा में मेडिकल साइंस कहता है, क्योंकि इसकी जहाँ पढ़ाई की जाती है उसको मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, और इसकी जो मेडिसिन जहाँ मिलती है उसको मेडिकल स्टोर कहा जाता है। वहाँ जो चीज़ प्राप्त होती है वो मेडिसिन कहलाती है। तो वो एक तरह से मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट, यानी कि ये जो एलोपैथी की एक शाखा है मेडिसिन डिपार्टमेंट, तो उसके तहत मतलब एलोपैथी के तहत जो कैंसर चिकित्सा का प्रावधान है, जो जिसको एलोपैथी वाले जो डॉक्टर्स हैं या जो प्रोफेसर्स हैं या इसकी जो बुक्स हैं, जो पुस्तकें जो आपको जो डॉक्टर पढ़ते हैं जिन पुस्तकों को, उन पुस्तकों में एक शब्द काम आता प्रोटोकॉल, मतलब कैंसर प्रोटोकॉल। तो कैंसर प्रोटोकॉल का पूरा एक चक्र है, एक पूरा मक्कड़ जाल है, माया जाल है एक पूरा, मतलब जिससे कैंसर पेशेंट कभी बाहर नहीं निकल पाता। मतलब उसको पहले बायोप्सी की जाएगी, फिर पेट स्कैन किया जाएगा, फिर सीटी स्कैन किया जाएगा, फिर ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, फिर मतलब एक जगह पता चल गया कि इसको कैंसर है, फिर भी शेष जांचें भी करना जरूरी है। मतलब उसमें नियम है, कायदा है, उस प्रोटोकॉल का नियम है कि नहीं साहब हम तो बायोप्सी भी करेंगे, हम तो एफएनएसी भी करेंगे, हम तो सीटी स्कैन भी करेंगे, हम तो पेट स्कैन भी करेंगे, ये सब चीजें होगी, मेमोग्राफी भी होगी, और उसका मार्कर टेस्ट भी होगा खून की जांच के थ्रू, सीबीसी को छोड़ के, मतलब वो ये सब कुछ होने के बाद में वो तय करते हैं कि साहब अब हम इसकी सर्जरी करेंगे। सर्जरी हो गई तो फिर कहेंगे साहब अब हम इसकी केमोथेरेपी करेंगे। कीमोथेरेपी होने के बाद में कहा जाएगा नहीं साहब अब वो कुछ गांठ बच गई तो अब हम इसका रेडिएशन करेंगे। रेडिएशन होने के बाद में फिर कहेंगे साहब रेडिएशन थेरेपी हो गई तो अब इसको इम्यूनोथेरेपी की जाएगी, जो मतलब 1.5-2 लाख रुपए महीने का और एक्स्ट्रा और खर्चा वो किया जाएगा, और वो 25-30 महीने तक चलेगा, वो और हो गया मतलब। और फिर
इम्यूनोथेरेपी से भी अगर काम नहीं बना तो फिर लक्षित थेरेपी यानी कि टारगेट थेरेपी जो है वो, अब ये टारगेट थेरेपी क्या है, ये भी एक तरह से कीमोथेरेपी का ही एक दूसरा हिस्सा है। परंतु चूंकि आदमी को नए नाम से, नई तरीके से, नई विधि से वो उलझा रहे, मतलब पेशेंट को लगे कि कुछ हो रहा है, मतलब कुछ मेरे साथ कुछ किया जा रहा है, मेरा पैसा भी खर्च हो रहा है और मेरे को ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, मतलब इस तरीके का जो चक्र है, जो चाल है, ये पूरा उसके मतलब उसके शरीर पर ये आजमाया जाता है। ऐसा कोई फिक्स थ्योरी नहीं है कि भाई ये इसको डायरेक्ट कीमोथेरेपी दे देंगे या इसको मतलब ये वाला ही चिकित्सा इसको दे देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मक्कड़ जाल है। तो इसके लिए मेरा तो निवेदन ये आप सभी लोगों से ये है कि आप इस तरीके के मतलब सीधा सीधा कहें कि इसके बजाय मेरा जो व्यक्तिगत सुझाव है वो ये है कि आप आयुर्वेद का सहारा लें और श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान आप आ सकते हैं और आप इस कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और ये जितनी भी थेरेपीज हैं, इन थेरेपी से बचने का प्रयास करें। मैं रुक्मिणी भारद्वाज हूँ, भीलवाड़ा शहर से आई हूँ मैं। हाँ जी, तो आपको क्या बीमारी हुई? जी, मेरी मदर को थी, हाँ जी। ब्लैडर में कैंसर था उनको, मेरी मदर को हाँ 2.5 जी। साल पहले उनका ब्लैडर में कैंसर था। उसकी वजह से उनको जब हमको पता चला तो उन डॉक्टर ने बताया कि किडनी में भी हो सकता है। हाँ जी। तो फिर उनको एक किडनी रिमूव भी करवाई, दवाई भी ली। फिर वो 1 साल तक वो चीज चली, हमको लगा कि ये चीज खत्म हो गई है, लेकिन 1 साल बाद वापस से वो चीज उठ गई। फिर पता चला हमको कि वापस से ये तो कैंसर का रूप हो गया उसका। हाँ जी। फिर हमने पहले फिर उसका कीमो भी करवाया। हाँ जी। हमको लगा कि चलो कीमो से कुछ हो सकता है, हाँ जी। लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। बहुत परेशान हुई मेरी मदर। हाँ जी। फिर ये अपने भीलवाड़ा के बारे में मुझे पता चला, किसी के थ्रू पता चला। हाँ जी। तो फिर हम यहाँ पे दवाई ट्रीटमेंट लेने आए मेरी मम्मी के, और सारी दवाई लेके गए। 2.5 साल हो गया मेरी माँ ने सारी दवाई पूरी प्रॉपर तरीके से ली, हर चीज का परहेज भी रखा। और उनको मन में यही था कि बस मुझे किसी भी तरह से ठीक होना है। उनको मन में विश्वास था कि दवाई लूंगी और मैं ठीक होगी, और दवाई लेने से ठीक भी हो गई वो। और अब बिल्कुल भी आज हमको हंसराज जी सर ने बताया कि मेरी माँ की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है और अच्छी रिपोर्ट आई है। उनको जो कैंसर का जो ये भयानक बीमारी है, वो बीमारी एकदम ठीक हो गई मेरी माँ की। और मैं नवग्रह आश्रम और हंसराज जी चौधरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने और अच्छी रिपोर्ट दी, ताकि मेरी माँ की जिंदगी सुधर गई और हमारी भी जिंदगी सुधर गई। और बहुत अच्छी खुशखबरी दी हमको कि मेरी माँ इस बीमारी से अब ठीक हो गई है बिल्कुल। बस मैं जितने भी कैंसर पेशेंट हैं उनको यही मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आप टाइम पे जैसे जैसे सर बता रहे हैं, जैसे जैसे पर्चे में लिखा हुआ है, उस हिसाब से टाइम से शेड्यूल के हिसाब से रोज की रोज दवाई ले, दवाई को स्किप मत कीजिए। हाँ, मानो ये दवाई बहुत कड़वी होती है, हाँ जी, हर किसी के हाँ। बस में नहीं होती है दवाई लेना, लेकिन अगर आप जिंदगी चाहते हो तो आपको लेनी भी पड़ेगी और सहन भी करना पड़ेगा। आप ये सोचो ना, अगर कैंसर होता है तो बड़ी से बड़ी बीमारियों में दवाई कितनी कड़वी होती है, लाखों रुपए भी लगते हैं, ऑपरेशन भी होता है, पेशेंट कितना तकलीफ में होता है, पूरा हाँ जी। परिवार तकलीफ में होता हाँ है। जी। और उसका भी ये भी पता नहीं चलता कि वो जिंदगी जिएगा आगे कि नहीं जिएगा, एंडिंग कभी भी हो सकती है उसकी। हाँ जी। लेकिन ये दवाई अगर आप लोगे तो एक तो चीज जड़ से निकलेगी, हाँ जी। और जो पैसे लाखों रुपए में आप ऐसे डॉक्टरों को एलोपैथिक को दे रहे हो, वो चीज अच्छे काम में लगेगी। हाँ जी। और कम पैसों में और कम टाइम पे, और अपने को ये विश्वास हो जाता है कि किसी भी हाल में वो पेशेंट ठीक हो गया, और अगर इस आश्रम में आ गया तो वो 100% ठीक होके ही जाएगा। लेकिन आपको एक तो विश्वास रखना पड़ेगा, हाँ जी। और टाइम पे शेड्यूल से दवाई लेनी पड़ेगी, जैसे सर चाहे वैसे जड़ी बूटियों का बराबर सेवन करना पड़ेगा, और टाइम देना पड़ेगा। और टाइम देने से जड़ से खत्म होगी। और 100% मैं तो हर पेशेंट को और हर इसको इलाज लेने वालों को कहती हूँ कि आप टाइम से दवाई लीजिए हाँ जी। और पूरा विश्वास रखिए। हंसराज जी सर की दवाई के कारण और नवग्रह आश्रम के सपोर्ट के कारण आप जिंदगी जियोगे आगे, और बहुत लंबी जिंदगी जियोगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम दशरथ भारद्वाज है। हाँ जी। तो मैं भी आया हूँ मैडम के साथ में, और अभी जस्ट आज की बात है, हमें लास्ट रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था कि भाई ये रिपोर्ट करवा लो, उसके बेस पे हम बता देंगे कि भाई क्या है। हाँ तो जी। आज रिपोर्ट देखी, हमें बड़ा अच्छा लगा।
और बाहर 2 पेशेंट अभी मिले, एक जोधपुर का पेशेंट मिला और एक जो जयपुर के पास में कोई है। तो हमने भी, क्योंकि हमको भी किसी ने मोटिवेट किया, आज हमने भी उन दोनों पेशेंट को मोटिवेट किया, क्योंकि हमें रिजल्ट मिला तो हम भी आगे किसी को मोटिवेट करेंगे। हो सकता है कड़ी से कड़ी जुड़ के, और हो सकता है कभी 2, कभी 4, कभी 5 ऐसे करके पता नहीं कितने लाखों लोगों की जिंदगी यहाँ आके सफल हो रही है और वो ठीक हो रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से नवग्रह आश्रम और पूरी टीम को और विशेष तौर पे हंसराज जी सर को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आज इतनी भयानक बीमारी से मेरी सासू माँ को उबारा है और उन्हें एक नई जिंदगी दी है। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आज अपनी चिकित्सा खुद करे या अपना इलाज खुद करे की श्रृंखला में केर के पौधे के बारे में या केर के फलों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। मित्रों, ये जो पुष्प आप देख रहे हैं ये केर के पुष्प हैं और इन्हें राजस्थान में, मतलब भारत में जो केर है वो मुख्यतया केवल राजस्थान में ही पाया जाता है, ऐसी मेरी जानकारी है। बात भी सही है। बाकी पूरे विश्व में ये साउथ अफ्रीका और इराक, ईरान और सऊदी अरब का जो इलाका है जहाँ थोड़ी बहुत कहीं नमी होती है वहाँ ये पाया जाता है। बाकी राजस्थान में ख़ासतौर से पाली, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा और अजमेर ज़िलों में ये पाया जाता है। राजस्थान के भी केवल 4-5 ज़िले हैं जहाँ ये जो दुर्लभ पौधा है ये मिलता है। ये बिल्कुल जैसा आप देख रहे हैं, इसके मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ये पूरा एक जंगली इलाका है, पूरा सूखा हुआ इलाका है जहाँ आपको केवल केर के पौधे दिखाई दे रहे हैं या खेजड़ा, यहाँ का राजस्थान का जो ट्रेडिशनल एक पौधा है, पेड़ है, वो दिखाई दे रहा है। बाकी आपको ये केर दिखाई दे रहा है। अब आते हैं इसके औषधीय उपयोग पर। केर को केरिया भी कहते हैं, इसके जो फल होते हैं उनको ढालू कहते हैं और इसको इतना ज़बरदस्त और इतना उपयोगी ये औषधीय पौधा है कि जिन इसके जो कच्चे फल होते हैं, हरे रंग के जो कच्चे फल होते हैं, उनको तोड़ के सुखाया जाता है, उनसे कड्डी बनाई जाती है जो कि गैस को समाप्त करती है। उन हरे फलों को अगर सुखा के पाउडर बना लिया जाए तो कब्ज के लिए इससे बेहतरीन कोई औषधि नहीं हो सकती। इतना ज़बरदस्त, मतलब गैस को ख़त्म करती है और कब्ज को भी ख़त्म करती है। ये वर्ष में इसके 2 बार फल आते हैं। एक इसका विशेष उपयोग बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो आप देख पा रहे हैं ये कौपले हैं इसकी, ये जो हल्के से जो हरे रंग की है, ये मैं आपको हाथ में लेके ही बता रहा हूँ। ये कौपल जो है, ये जो कौपल है जो हिल रही है, ये कौपले इसकी चर्म रोग में इतनी उपयोगी है कि इन कौपलों को अगर आप लहसुन के साथ बांट के बहुत बारीक उसकी चटनी बना के उसका रस निकाल के अगर आप दाद के स्थान पर अगर आप इसको लगाते हैं तो आपका दाद बहुत जल्दी राहत मिलती है। हालांकि शुरुआत में थोड़ी जलन होती है परंतु धीरे धीरे ये उस फंगस को ख़त्म करता है। मतलब ये एंटी फंगल है, एंटी वायरल भी है। जब भी कभी वायरल का सीज़न चलता है तो गाँव में इसके जो पके हुए फल होते हैं, ढालू बोलते हैं जिसको, वो ढालू खिलाया जाता है। बहुत मीठा होता है, इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। वो बीज भी खाए जा सकते हैं, उनको फेंकना ज़रूरी नहीं है। बड़ा मीठा होता है। इसका छिलका कड़वा होता है तो छिलका नहीं खाया जाता है, परंतु सब्जी में छिलका खाया जाता है हरे फल का जो है। मित्रों, जब कभी भी आपका राजस्थान पधारना हो तो ज़रूर इस पौधे से अपना परिचय करें, संपर्क बनाएं। और इसकी जो जड़ है, इसकी जड़, केर की जो जड़ होती है, उस जड़ के ऊपर वाला जो छिलका है उसको कमर दर्द में, मतलब समान मात्रा में शक्कर और पीली मिट्टी तीनों समान मात्रा में लेके और उसको बहुत बारीक पीस के उसको पानी में भिगो के लेपन किया जाता है। उससे जितना भी पुराना कमर में दर्द है या हड्डी में जो भी परेशानी है वो बिल्कुल बाहर निकल आती है। ये इसके पुष्प देख रहे हैं आप, कितने सुंदर पुष्प हैं। और निश्चित रूप से केर एक बहुत ही उपयोगी औषधीय पौधा है। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या है तो वो शुक्रवार को, किडनी और डायबिटीज़ के लिए आप शुक्रवार को नवग्रह आश्रम आ सकते हैं। और कैंसर के लिए समस्या है तो आप शनिवार और रविवार को प्रातः 7:30 बजे तक नवग्रह आश्रम आ जाएं। 8 बजे आपको कैंसर की क्लास होती है, पूरा ज्ञान दिया जाता है और 11 बजे तक आपको औषधि देके निवृत्त कर दिया जाता है।